जब हमारे साथ सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो उसके पीछे चल रही बुराई हमें कभी नजर नहीं आती, जब तक कि हम उसके बारे में सोचना न शुरू करें। नीरज के लिए जागीरदार परिवार की सच्चाई भी कुछ ऐसी ही थी, जिन्होंने उस अनाथ को उसके जीवन की सारी खुशियां दी। उसके लिए ये पूरा परिवार ही मानो भगवान था, तब तक जब तक उसने सुनीता से मेरी मौत की सच्चाई नहीं सुनी थी। उसके बाद भी उसे उसकी बातों पर पूरी तरह से यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि जिस जागीरदार परिवार को वो सालों से जानता आ रहा था, उसकी नजर में वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते थे। मैं नहीं चाहता कोई नया तमाशा, पर सुनीता की बातों ने उसे इस ओर देखने और सोचने पर मजबूर किया। तब जाके एक एक करके सारी सच्चाई वो अपने कानों से सुन और आंखों से देखने लग गया। शरीर साथ छोड़ देता है, लेकिन हमारे कर्म कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। हमारे कर्म जन्म जन्म तक हमारे साथ चलते हैं। अच्छे कर्मों का फल भी जरूर मिलता है और बुरे कर्मों की सजा भी, फिर वो चाहे किसी भी जन्म में मिले। अपने कर्मों से कोई नहीं भाग सकता। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा है कि मानवता से बड़ा और कोई धर्म नहीं होता। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें आज बताता हूं। बताइए भाभी, क्या करना है इसका? क्योंकि मैं इस औरत को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखिए, धीरे बोलो, ये क्या हो रहा है? सुनीता को ऐसे बाल खींचते हुए क्यों लेकर आए? अरे घर वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे? शुक्र मनाइए भाई साहब को सिर्फ बाल खींच के यहां तक लाया हूं। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं वही इसका गला दबा के ये खेल हमेशा के लिए खत्म कर देता। ये क्या बचपना है डीके? बचपना नहीं है भाई साहब, बेशर्मी है इसकी। ठीक हो गई है भाई साहब, ये शर्म लिहाज डर नाम की कोई चीज बची ही नहीं है इसमें। लाख बार मना कर चुका भाई साहब, कम से कम लाख बार, लेकिन नहीं, कोई ना कोई बखेड़ा, कोई ना कोई तमाशा इसे खड़ा करना ही है। अब इसने क्या कर दिया है? सुनीता, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? देखो, हमें तुम्हारे साथ इस तरह सख्ती करना अच्छा नहीं लगता। मेरी बेटी मुझसे पूछती रहती है कि क्या हो गया है सुन्नी चाची को, क्यों गुमसुम बैठी रहती है, क्यों घर के सारे काम करती रहती है। तुम्हारी वजह से मैं उसे जवाब नहीं दे पा रहा हूं। जितने प्यार से आप इससे बात कर रहे हैं ना, ये उस प्यार के लायक है ही नहीं। बंद कमरा इसकी सही जगह है, असली जगह है। आप मुझसे पूछेंगे नहीं कि क्या हुआ है, क्यों मैं इसे ऐसे लाया हूं? मैं बताता हूं आपको। उस दिन सरला भाभी के कमरे से 5 लाख रुपए चोरी हुए थे। कहां गए? किसने चोरी किए? पता चला? मैं बताता हूं आपको। वो 5 लाख रुपए इसने चोरी किए थे। और मेरे मना करने के बावजूद उन 5 लाख रुपयों से इसने अपने माँ बाप की मदद कर दी। कि मैंने अपने माँ बाप की मदद एक बार नहीं, बार बार करूंगी। अगर आप लोग अपने बेटे के लिए इतना कर सकते हैं तो मैं उनके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। चुप, रुक जाओ, ठीक है? सुनीता, तुमने अपने माँ बाप के लिए अपने ही घर में चोरी की? क्यों बेटा? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई तुम्हारे माँ बाप को कि उन्होंने तुमसे पैसे मांगे? और उनके पास तो भगवान का दिया सभी कुछ है। सब कुछ है नहीं दादा साहब, सब कुछ हुआ करता था, अब कुछ नहीं है उनके पास। रुपया पैसा तो छोड़िए, उनके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, सर छुपाने के लिए छत भी नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं बेटा, आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारे माँ बाप की ये हालत? मुझसे नहीं, पूछिए अपने लाडले से। जिनसे ये
उनकी बेटी का हाथ मांग कर लाए थे, आज उनको पूरी दुनिया के सामने क्या, अपनी बेटी के सामने हाथ फैलाने के लिए मजबूर कर दिया है। जिन्होंने उनको दामाद बनाकर दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत दी, आज उन्हीं को दुनिया में जीने लायक नहीं छोड़े। सब कुछ छीन लिया इन्होंने, उनको पाई पाई का मोहताज बना दिया है, उनको सड़क पे ले आए हैं। और ये सब इसलिए ताकि मैं अपना मुंह बंद रख सकूं, मैं युवराज के राज को खुलने ना दूं। मैं आपसे पूछती हूँ दादा साहब, मेरे हिस्से की सजा मेरे माँ बाप को क्यों दी जा रही है? क्यों दी जा रही है दादा साहब, बताइए ना, क्यों? ठीक है, तुमने सुनीता के माँ बाप के साथ ये सब किया और मुझे भनक तक नहीं लगने दी। अब पंकज, तुमने भी ये सब होने दिया? छी, अभी तो शर्म आ रही है सोच के कि तुम लोग ये सब भी। भाइयों पर शर्म आ रही है। लेकिन इसकी हरकत देखकर शाबाशी देने का मन कर रहा है। इसके माँ बाप के साथ जो भी हुआ मेरे कहने पे हुआ, मेरे कहने पे आज वो सड़क पे है। तुम्हारे कहने पे? तुम जानती हो तुम क्या बोल रही हो? अरे वो हमारे समधी हैं। तो ये बात आपकी इस बहू को याद होनी चाहिए थी ना, जब ये खुद को हमारे परिवार का हिस्सा नहीं समझती तो हम किस बात का लिहाज करें? अगर ये युवराज का राज सारी दुनिया के सामने लाएगी, उसके पहले अपने माँ बाप को सड़क पे पाएगी। बस मैं सिर्फ इतना इसे बताना चाहती हूँ। प्रभावती, हम ये सब। मैंने आपसे पहले भी कहा है ना, आप ऑफिस के काम संभालिए, घर के मामले हम सब मिलकर संभाल लेंगे। तुम जो गीता पढ़ रहे थे ना अभी अभी, वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, सीखने के लिए भी होती है। और इंसान के कर्मों का हिसाब सिर्फ किताब में ही नहीं होता, इंसान की किस्मत में भी होता है। और जिस दिन तुम सबके कर्मों का हिसाब किताब होगा, ईश्वर का सामना करोगी, उस दिन पछताना पड़ेगा। भगवान का सामना करने के लिए तो मैं भी इंतजार कर रही हूँ पिछले 26 साल से, कि कब वो मेरे सामने आए और कब मैं उनसे पूछूं कि उन्होंने सिर्फ मेरे युवराज के साथ ही ऐसा क्यों किया। खैर, आपको ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है ना? मैं रस्सी को जितना जलाती हूं, उसकी अकड़ उतनी बढ़ती जाती है। मुंह बंद रखने के लिए कहा तो आवाज और बुलंद हो गई, हमराज बनने के लिए कहा तो चोर बन गई तुम। बहुत हो गया, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक सुनीता, और नहीं चलेगा। अगर तुमने अपनी जुबान पर और अपनी हरकतों पर ताला नहीं लगाया ना, तो मैं तुम्हारी माँ बाप की सांसों पर ताला लगा दूंगी और तुम्हारा वो हश्र करूंगी कि इस परिवार की बहू होने से ज्यादा तुम्हें जिंदा होने पर अफसोस होगा। समझ गई तुम? ठीक है, आज ही जाकर इसके माँ बाप से सारे पैसे वसूल करो, सूद समेत। और उनको ये भी कह देना कि आज के बाद उन्हें दर दर भटकने की कोई जरूरत नहीं है।
क्योंकि आज के बाद मैंने उनके लिए एक परमानेंट जगह का इंतजाम कर दिया है। महाकाली मंदिर के बाहर, जहां सारी जिंदगी वो आराम से अपनी टूटी हुई टांगों के साथ भीख मांगेंगे। भाभी नहीं, 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 नहीं भाभी, भाभी प्लीज नहीं, नहीं भाभी आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरी से सामने मत दीजिए भाभी, प्लीज प्लीज भाभी आप ऐसा नहीं कर सकते। भाभी प्लीज ऐसा मत करिए, प्लीज भाभी, प्लीज भाभी। चलो भाभी मेरी बात तो सुनिए, भाभी प्लीज चलो। भाभी नहीं ऐसा मत। जागीरदार परिवार ये सब कर रहा है। इतना कुछ देखने और सुनने के बाद भी विश्वास नहीं हो रहा। इतना बड़ा अन्याय सुननी चाची, संध्या, उनके बाबा, उनके परिवार के साथ, और ये सब होते हुए तू कैसे देख सकता है नीरज? पर तुम्हारे साथ उन्होंने ना पहले कभी गलत किया है और ना अब। उल्टा इस परिवार की कितनी मेहरबानियां हैं तुम पर, फिर तुम कैसे इस परिवार के खिलाफ? नहीं, हमारा प्लान कामयाब हो गया है। संध्या को सचमुच लगने लगा है कि वो सिर्फ गलतियां कर रही है। युवराज ठीक कह रहा है, ये सब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अब बजाय उसे ज्यादा परेशान किए हमें अपने प्लान पे आगे बढ़ जाना चाहिए। नहीं, प्लान अभी पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ है। अभी तो संध्या को और कंफ्यूज करना बाकी है। उसे हम में से किसी का भी स्पर्श और किसी की भी आवाज याद नहीं रहनी चाहिए, जब तक हम उससे खुद ना कहें कि हम कौन हैं। उसकी समझ में और पकड़ में कोई नहीं आना चाहिए। और जब तक हम ये करने में कामयाब नहीं हो जाते, तब तक ये प्लान अधूरा है। तो फिर ठीक है, आप लोग अपने प्लान पर डटे रहिए। नीरज के अगले मूव के बारे में मैं उससे बात करूंगी, उसकी फिक्र तुम मत करो। युवराज ठीक कह रहे थे, मैं ही आगे पीछे सोचे बगैर कहीं भी शुरू हो जाती हूँ। आखिर घर के सब लोग मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे? पता नहीं क्या सोच रहे होंगे सब मेरे बारे में। आज के बाद मैं कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगी जिससे दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। जरूर मुझसे ही गलतियां हुई होंगी, वरना पंकज अंकल, मम्मी जी, नीरज, युवराज सब मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे? मुझे अपनी सभी हरकतों के लिए घर वालों से माफी मांगनी होगी। मुझे सबसे पहले नीरज से माफी मांगनी चाहिए। छुट्टी की रात के बाद जिस तरह मैंने उसका नाम उछाला, मैंने बिल्कुल ठीक नहीं किया। और जब घर के सभी लोग बोल रहे हैं तो वो जरूर कलकत्ता गया होगा।
नीरज, नीरज, मुझे तुमसे तुमसे कुछ बात करनी है। नीरज, शायद नीरज अपने कमरे में नहीं। अब मुझे भी देखना दो कि ये वाकई में अपना गलत समझ रही है या फिर सिर्फ कहने के लिए मुझसे माफी मांग रही थी। संध्या, ये कहां से आ गया? संध्या रुक जाओ, आगे टेबल है। अभी तुम्हें चोट लग जाती है। अच्छा हो मैंने देख लिया। टेबल? लेकिन यहाँ किसने रख दिया टेबल? अरे ये टेबल तो हमेशा से यहीं रहती है ना नीरज? संध्या तुम फिर गलत रास्ते से आई हो। गलत रास्ता? हाँ, गलत रास्ता। नीरज तुम भी कुछ कहो ना, वरना फिर। नहीं नहीं युवराज, आप ठीक कह रहे हैं। गलती जरूर मुझसे हुई होगी, पर पिछले कुछ दिनों से ऐसी बहुत सारी गलतियां हो रही हैं मुझसे, और इसीलिए मैं तुम्हारे पास तुमसे माफी मांगने आई थी नीरज। मैंने जिस तरह से उस दिन तुमसे वो सवाल पूछा और पिछली सभी बातें जिनसे मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, उन सभी बातों के लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। अब संध्या जिंदगी में हर चीज को ऐसे ही देखेगी, जो हम कहेंगे उसे ही सच मानेगी। ठीक है, अंकल सच कह रहे थे। संध्या, तुम्हें मुझसे क्या, इस घर में किसी से भी किसी चीज के लिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नीरज, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम ऐसा कह रहे हो। मुझसे वाकई पिछले दिनों कुछ ज्यादा ही गलतियां हो गई। लोगों पर इल्जाम लगा रही थी मैं, इसलिए माफी तो मैं जरूर मांगूंगी। युवराज, अब आप आ गए हैं तो प्लीज मुझे सही रास्ते से हॉल में ले चलिए। हाँ संध्या। हाँ बड़े पापा। मेरा काम खत्म हो गया। तो लाइट ऑफ कर दो ना प्लीज। साक्षी, आधी प्लीज, मैं बहुत टायर्ड। दिन भर पालना घर के बच्चे, मेरे बच्चे, पालना घर का काम। आई एम रियली टायर्ड आदि। प्लीज डोंट माइंड। हाँ, नो, इट्स ओके। और वैसे भी जब से तुमने अपना ये पालना घर शुरू किया है, तुम्हारी किसी भी बात को माइंड न करने की आदत डाल ही दी है। वैसे अगर जाग रही हो तो कुछ कहूं? कम ऑन आदि, बोलो। कल मैंने अपने कुछ सीनियर्स को और
अपने बॉस को डिनर पे इनवाइट किया है। क्या? हाँ, वो ऑफिस में अपने सीनियर्स के साथ मैंने अपना टिफिन शेयर किया था, तो उन्हें तुम्हारे हाथ का बना खाना अच्छा लगा। मैंने सोचा कि उन्हें डिनर पे इनवाइट कर दूं। कल वो लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ आ रहे हैं। पूरी फैमिली के साथ? और वो भी कल? व्हाट इज दिस आदि? घर में किसी को बुलाने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लिया करो। पूछ लिया करो मतलब? वो मेरे बॉस है, मेरा प्रमोशन उनके हाथ में है। लोग तो अपने बॉस को खुश करने के लिए बड़ी बड़ी पार्टीज थ्रो करते हैं। मैंने एक डिनर अरेंज कर दिया तो कौन सा बड़ा पार्ट टूट पड़ा। और वैसे भी वो पूरी बारात के साथ नहीं आ रहे, सिर्फ अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं। तुम हर रोज तो हमारे लिए खाना बनाती हो ना, तो एक दिन 2-4 लोगों के लिए एक्स्ट्रा बन जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा आदि, फर्क पड़ेगा। यू टू अंडरस्टैंड, मैं पहले की तरह घर में खाली नहीं बैठी रहती। पालना घर है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और अपने लिए तो मैं कोई भी सिंपल खाना बना लेती हूँ, लेकिन बॉस के लिए तो मैं सिंपल खाना नहीं बना सकती ना, स्पेशल प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और कल तो मैंने पालना घर में पेरेंट्स मीटिंग भी बुला ली है। मैं पेरेंट्स के साथ डिस्कशन, इतना सारा काम, उसके बाद घर में आके खाना बनाना और आदि। मैं कुछ नहीं जानता साक्षी, मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरी बॉस की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और पालना घर का क्या? तो एक दिन बंद कर दो अपने पालना घर को। वैसे भी उस फटीचर काम में कुछ नहीं रखा। आदि प्लीज, तुम अपने काम को रिस्पेक्ट करते हो ना, मैं भी अपने काम को रिस्पेक्ट करती हूँ, और अपने पालना घर को मैं एक दिन के लिए भी नहीं बंद कर सकती। ठीक है, तो फिर पेरेंट्स की मीटिंग को पोस्टपोन कर दो। तुम अपने डिनर को क्यों नहीं पोस्टपोन कर देते? तुम जानती हो साक्षी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो मेरे बॉस है, वो नाराज हो जाएंगे मुझसे। ऑलराइट, एक काम कर, कल एक दिन के लिए छुट्टी दे दो, घर बैठ के सारा दिन खाना बना लेना, ताकि शाम को जब तुम्हारे बॉस आएंगे तुम उनकी चमचागिरी कर सको। बनाना आता ना तो बना देता, क्योंकि मैं तुम्हारी ये बकवास नहीं सुन सकता। साक्षी, मुझे कोई बहस नहीं करनी। खाना बनाना तुम्हारा काम है और तुम्हें ही करना पड़ेगा। खाना बनाना मेरा काम है मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो आदि? मैं क्या घर में कोई खाना पकाने वाली बाई हूँ? नाउ यू आर इंसल्टिंग मी आदि। ओ साक्षी प्लीज, फॉर गॉड सेक, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मेरे बॉस को तुम्हारे हाथ का बना खाना अच्छा लगता है। लुक साक्षी, आई एम सॉरी, बट प्लीज कल के लिए मैनेज कर लो। मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे। आज के बाद मैं अपने बॉस को डिनर पे इनवाइट नहीं करूंगा, और अगर करूंगा तो तुमसे परमिशन लिए बिना नहीं करूंगा। प्लीज कल के लिए मैनेज कर लो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। थैंक्स। ऑफिस में एक बॉस है और यहाँ घर में एक। अगर हमें अपने इस प्लान में कामयाब होना है तो हमें अपने इस खेल को यूं ही जारी रखना होगा। युवराज, वो देखो संध्या आ रही है। गौर से देखो किस तरह आ रही है। वो चाहे जो कुछ भी कहे, उसकी आदतें इतनी आसानी से बदलने वाली नहीं है, और ना ही बदलेंगे उसके मन में उठने वाले सवाल। हमें बस संध्या के मन में उठने वाले हर सवाल को जहां तक हो सके कंफ्यूज करना है। रेडी? डर गई ना? सच कहना। अरे युवराज, आपने तो मुझे वाकई डरा दिया। चलो, कहाँ जा रही हो? कौन? क्या संध्या, अभी तो तुमने मुझे पहचान लिया था, और अब मैं युवराज।
कहीं फिर से तो कुछ? नहीं नहीं युवराज, मैं जानती हूँ ना कि आप ही हैं, और वैसे भी आपके अलावा इस तरह मेरा हाथ कौन पकड़ सकता है? क्या हुआ संध्या बेटा? कुछ नहीं पंकज अंकल, युवराज मेरे साथ छोटा सा मजाक कर रहे थे तो मैं या क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? बेटा इस तरह डरने की कोई जरूरत नहीं। वैसे आवाज पहचानने में तुमने गलती तो की है। मैं पंकज अंकल नहीं, बड़े पापा बोल रहा हूँ। बड़े पापा। बड़े पापा? हाँ, बड़े पापा, मेरे पापा। झूठ! नीरज, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। मतलब भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जब जब इस धरती पर अत्याचार और अन्याय होगा तब तब धर्म की रक्षा के लिए हर युग में वो किसी न किसी रूप में जन्म जरूर लेंगे।